नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे देखिए, कंप्यूटर का जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया, क्षमता बढ़ती गई, उसके बॉडी में बदलाव आते गए, तो उस तरह से उसके उसी बदलाव के आधार पर क्या हुआ, जनरेशन में बांट दिया गया है। ऐसे सपोज कि मानिए कि सबसे पहले हम लोग जब मोबाइल यूज करते थे तो लैंडलाइन यूज करते थे। उसके बाद कुछ बदलाव हुआ, कुछ चेंजेज हुआ तो 2G मोबाइल आया। 2G की स्पीड अच्छी नहीं थी उतनी, फिर आया क्या 3G। 3G की स्पीड 2G से बेहतर थी। फिर 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया। तो इस तरह से क्या है कि 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरह से जनरेशन बदलता गया। जैसे क्या है कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ती गई, बदलाव होता गया, उस तरह से उनको जनरेशन में बांट दिया गया। इसी तरह से कंप्यूटर के भौतिक पार्ट्स में बदलाव हुए, जैसे आकार में छोटा हुआ, स्पीड उसकी बढ़ गई, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ गया। तो जैसे जैसे उसके अंदर बदलाव होते गए, उसी आधार पर कंप्यूटर को जनरेशन में बांटा गया है। अगर मैं कहूँ कि आपको कि मैंने बहुत पहले वेबसाइट पर रिसर्च किया था, कई वेबसाइट पर तो इसका 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ मिलता है, लेकिन मैंने बुक्स में लगभग 5 पीढ़ी को पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5 पीढ़ियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हैं, इसको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। अब देखिए, कंप्यूटर की जो पीढ़ी स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो कंप्यूटर था ENIAC, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से ही स्टार्ट होता है। उससे पहले का तो उसका इतिहास बहुत लंबा रहा है, लेकिन उसका बदलाव जो देखने को मिला वो ENIAC से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, और वहीं से कंप्यूटर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, समझिए। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 के बीच का माना गया है। अगर बहुत सारे वेबसाइट पर अगर रिसर्च करेंगे ना, तो उस पर 2 साल 1 साल आगे पीछे का अंतर मिलेगा, लेकिन मुख्यतः इसको 1942 से 1955 का माना गया है। अब देखिए, इसके हार्डवेयर की बात करें कि इसमें क्या क्या हार्डवेयर लगे होते थे। तो देखिए, निर्वात ट्यूब, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते थे, हमने दिखाया था आपको कंप्यूटर के इतिहास में। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। पंच कार्ड का यूज किया जाता था रख रखाव के लिए, इसको रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। विद्युत के आधार पर चलता था। क्लियर। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह मशीनी भाषा को समझता था, असेंबली भाषा को समझता था। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये बड़े आकार का होता था, करीब 30 टन से 27 टन के आकार में होता था। बहुत बड़ा बड़ा होता था, करीब एक घर बड़ा जैसा होता था, बहुत बड़ा बड़ा होता था। खर्चीला, बहुत खर्चीला मतलब क्या होता था, अगर एक बार ये कंप्यूटर स्टार्ट होता तो समय 3 से 4 गाँव की लाइट तो अकेले ही खा जाता था। तो इस वजह से बहुत खर्चीला होता था, क्योंकि इसमें हजारों लाखों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, जो बहुत ज़्यादा गर्मी देता था, हीट देता था। तो उसको ठंडा करने के लिए एसी का प्रयोग करते थे लोग, एसी लगाना पड़ता था। आज के डेट में देखिए तो सभी लोगों के घरों में 150 वाट का बल्ब नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको छोटा छोटा LED लाइट मिलती है। वो क्या है, 9 वाट, 10 वाट या 12 वाट, जो भी छोटा छोटा होता है, कम पावर वाला होता है। लेकिन इससे पहले 100 वाट का बल्ब आता था, जो येलो कलर में जलता था, और अगर हाथ ऐसे करेंगे बल्ब के पास तो बहुत ज़्यादा हीट देता था। तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब उसी आधार पे काम करता था, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग करता था, जिसको हीटिंग को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए एसी लगाना पड़ता था। अब हज़ारों संख्या में अगर वैक्यूम ट्यूब लगेगा तो जाहिर सी बात है, गर्मी छोड़ेगा ही छोड़ेगा, है ना। और इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता था। सिंपल चीज़ ये है, ये तो इतने बड़े भारी भारी होते थे और इतने खर्चीले होते थे कि सामान्य व्यक्ति तो पहले बात इसको तो सोचेगा नहीं इसके बारे में। वैज्ञानिक के अलावा जैसे अगर व्यवसाय में भी देखा जाए तो व्यावसायिक स्तर से अगर बहुत बड़ी कंपनी है, अगर कैपेबल है, तभी इसका खर्च उठा पाएगी, अदरवाइज खर्च उठाना मुश्किल है। छोटा मोटा कार्य के लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो इस वजह से ये वैज्ञानिक अनुप्रयोग में यूज होता था। अब इसका उदाहरण कह रहा है कि कंप्यूटर था ENIAC, EDUAC और UNIVAC फर्स्ट। इसके बारे में मैंने इतिहास आपको बताया हुआ था, है ना। उसके बाद सेकेंड पीढ़ी की बात करें तो 1955 से 1964 के बीच में इसका स्टार्ट माना जाता है। यहाँ पर यह है ट्रांजिस्टर और चुंबकीय मेमोरी का यूज होता था, और इसमें उच्च स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा, भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा, और विशेषताएं अपेक्षाकृत छोटा, मतलब
ये प्रथम पीढ़ी से थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा उससे तेज हो गया, खर्चीला, मतलब तभी खर्चीला ही था। यह कहा क्या था कि 30 टन 40 टन 30 टन के आसपास इसका वजन होता था, तो ये क्या था 27 टन का हो गया, थोड़ा सा कम एरिया कम स्पेस घेरने लगा। उसके बाद ये दोनों क्षेत्र में यूज होने लगा, वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग होने लगा। इसका उदाहरण है IBM और यूनिवैक। अब ऐसा मत कहिएगा कि यूनिवैक फर्स्ट ही है, ये यूनिवैक का ही दूसरा मॉडल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है 1964 से 1975 के बीच का माना गया है। इसमें इंटीग्रेटेड चिप का यूज होने लगा और उसके बाद चुंबकीय भंडारण क्षमता में इसकी वृद्धि हो गई। अभी हम इसके बारे में डिटेल चल के पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका समरी देख रहे हैं, है ना। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री होने लगी थी। क्या है कि मार्केट में इसकी बिक्री, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बिक्री होने लगी थी। सामान्य लोगों के लिए ये उपलब्ध हो गया। ये थोड़ा सा तीव्र हो गया, इसकी विशेषता थी कि और ऊपर जो 2 जनरेशन है उससे तो ये तेज था, छोटा था, सस्ता था और काम करने में विश्वसनीयता भी, मतलब कि ये विश्वास करने योग्य था, है ना, और उपयोग में आसान था। और इसका उदाहरण है IBM 30। फिर चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो 1975 से 1989 का माना गया है। इसमें जो यूज हुआ था VLSI, है ना, हम इसको भी आगे चल के देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, PC, उच्च क्षमता वाले नेटवर्क, ये सब यहाँ पर उपलब्ध हो गया था। कौन से? चतुर्थ जनरेशन में, है ना। PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूनिक्स, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सस्ता हो गया, उच्च क्षमता से युक्त, उच्च क्षमता हो गई, इसमें आ गई, भाई बदलाव हो गया तो जाहिर सी बात है कार्य तेजी से करने लगे, इसकी क्षमता ज़्यादा बढ़ गई। उपयोग में आसान, व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी उपलब्ध हो गया, मतलब व्यक्तिगत में आप अगर यूज करना चाहते घर पे तो भी आपके लिए उपलब्ध हो गया था। इसका उदाहरण है IBM PC और एप्पल सेकेंड, है ना। उसके बाद पंचम जो 1989 से अब तक का माना जाता है, इसमें ULSI, है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, है ना, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल डिस्क, कम जगह में अधिक भंडारण क्षमता। और इसका उदाहरण है नोटबुक और अधिक भंडारण, नोटबुक, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में इनमें बदलाव आया, तो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई, मल्टीमीडिया आ गया, है ना, फिर www का भी इसमें प्रयोग होने लगा। और अब इसकी विशेषताएं कहें तो अति छोटे, अति तीव्र, उपयोग में आसान, प्लग और प्ले। आप देख ही सकते हैं कि आजकल आप लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी लोग यूज करते हैं, दुकानों पे भी देख लेते हैं, बाजार कहीं भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर आसानी से देखने को मिल जाता है। अब इसका उदाहरण जैसे IBM, नोटबुक, पेंटियम, PC, सुपर कंप्यूटर, ये सब क्या है? उदाहरण है। हम आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रथम पीढ़ी से, है ना। देखिए प्रथम पीढ़ी मैंने बताया था कि इसका इतिहास स्टार्ट होता है 1942 से 1955 का। तो इसमें देखिए निर्वात ट्यूब, जिसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, तो निर्वात ट्यूब देखिए यही है, इसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। ये देखिए जैसे इसका जो अलग अलग मॉडल है, ये सब इस वजह से क्या है, बड़ा छोटा सब दिख रहा है आपको। ये सब वैक्यूम ट्यूब जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ता था, क्योंकि ये बल्ब की तरह जलता था और ये हीट होता था, तो इसको ठंडा रखने के लिए AC लगाना पड़ता था, है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि पंच कार्ड, तो देखिए इसका रिकॉर्ड रखने के लिए पंच कार्ड का यूज करना पड़ता था, इसमें मेमोरी का कोई यूज नहीं था। तो यहाँ पर देखिए पंच कार्ड लिखा है, तो यहाँ पर देखिए ये पंच कार्ड है, यहाँ पर देखिए छेद दिया हुआ है, तो इसके आधार पर इसमें क्या होता था, रिकॉर्ड रखा जाता था। उसके बाद ये मशीनी भाषा का उपयोग होता था, असेंबली भाषा और स्टोर प्रोग्राम का उपयोग होता था। उसके बाद इसमें ये आकार में बहुत बड़ा होता था, खर्चीला, केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग। मैंने बताया था अभी जस्ट कि इसका आकार इतना बड़ा होता था कि समझिए कि यूँ कि करीब 8 फीट ऊंचा, करीब 10 से 15 फीट लंबा, है ना, करीब 5-6 फीट चौड़ा, इस तरह खूब लंबा चौड़ा खूब बहुत ऊंचा होता था। और इसका मानिए तो कम से कम ये 30 टन, 40 टन, 35 टन ऐसे का वजन में आता था, है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वजनी होता था, तो इसको हर जगह आप रख रखाव नहीं कर सकते, एक जगह ये फिक्स हो गया तो आप इसको कहीं नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से इसको कहीं ले नहीं जा सकते थे, आकार में ये बड़ा होता था, खर्चीला होता था, केवल वैज्ञानिक उपयोग के लिए ही यूज किया जाता था। आप देख सकते हैं कि पूरा घर भर का पूरा दिख रहा है। ये देखिए इसका कंसोल है, ये इसका मॉडल देखिए यहाँ पर, ये है यहाँ पर लिखा है ना यूनिवैक फर्स्ट, ये यूनिवैक फर्स्ट है। और ये देखिए इसका कंसोल है,
है ना। और इसके अंदर चैम्बर के अंदर ये कंसोल रखा हुआ है जहाँ पर बैठ करके चलाया जाता है। और ये देखिए ईडीवैक है, ईडीवैक भी देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये सब चला रहे हैं सब। और यहाँ पर देखिए इनिएक है, जो हम लोग इसको जब कभी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का इतिहास इसी से स्टार्ट होता है। अगर कभी कभी सवाल पूछता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो बताया जाता है इनिएक। अगर इनिएक नहीं आता है तो अबेकस जरूर देगा, तो अबेकस नहीं देगा तो इनिएक जरूर मिल जाएगा आपको। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों की क्लियर हो गई है। चलिए हम लोग सेकेंड जनरेशन पे आते हैं। ये है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी का स्टार्ट कब से हुआ था भाई? 1955 से 1964 में। अब देखिए इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर और चुंबकीय मेमोरी का उपयोग होने लगा। और इसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा था। अपेक्षाकृत पिछले मतलब कि जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसकी अपेक्षा ये छोटा हो गया, तीव्र थोड़ा सा उससे तेज था। और तब भी ये खर्चीला था क्योंकि बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं हो पाया था। जैसे अगर 30 टन का पहले कंप्यूटर आता था तो फिर ये 27 टन का हो गया, बस ये इतना ही बदलाव हुआ था। अभी भी खर्चीला था क्योंकि इसमें भी जो है कि हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा हीटिंग देता था, जिसको ठंडा रखने के लिए एसी लगाना पड़ता था। तब भी मान के लिए करीब 2 गाँव की लाइट तो ये अकेले खाता था। तो इसका उपयोग कहाँ होता था? वैज्ञानिक उपयोग के लिए होता था और व्यावसायिक उपयोग के लिए यूज होता था। बाकी सामान्य लोगों के की बस की बात नहीं थी क्योंकि इसका दाम करोड़ों में होता था। उस समय की बात हो रही है कि करोड़ों में दाम था। इसका उदाहरण IBM और यूनिवैक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवैक का ये दूसरा मॉडल है, यूनिवैक 1108। यूनिवैक फर्स्ट नहीं है, 1108 है ये यूनिवैक है। यहाँ पर देखिए इसका कंसोल है और ये देख रहे हैं पूरा कंप्यूटर का ही पूरा सेट है। और ये है IBM 7094। ये देखिए यहाँ पर ये इसका कंसोल है और ये पूरा देख रहे हैं कि पूरा कंप्यूटर का ही भाग है। तो कहने का मतलब है कि इतना भी ये छोटा नहीं हुआ था कि नहीं कहीं ले जाया जा सके, ये भी तभी घर के बराबर ही था, एक कमरे के बराबर तभी ये जगह लेता था। और देखिए यहाँ पर बात हो रही है ट्रांजिस्टर की। देखिए ये है ट्रांजिस्टर, ये देखिए ये सब क्या है? ट्रांजिस्टर। इसी का यूज इसमें होने लगा था। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है ना, इसका इतिहास होता है स्टार्ट 1964 से 1975 का माना गया है। इसमें इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था और चुंबकीय भंडारण क्षमता में इसकी वृद्धि हो गई और उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री। अब क्या है कि ये जो है मार्केट में इसका अलग अलग पार्ट जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी मार्केट में उपलब्ध हो गया था। और यहाँ पर देखिए अब देखिए दोनों जनरेशन की अपेक्षा तीव्र, छोटा और सस्ता तथा विश्वसनीय और कार्य करने में एकदम आसान। तो ये कार्य करने में आसान हो गया था, लगभग आपके डेस्क से फिर भी ये बड़ा था लेकिन ये कार्य करने में आसान था। अभी मान चलिए कि ये अभी व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नहीं था मार्केट में, समझिए ऐसे तो, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा लेकर के बैठा हुआ गदावा, तो इसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा है। तो अब सभी लोग को बस की बात नहीं है, जो इसको जैसे अगर व्यवसाय में यूज करना तो वो यूज कर सकता था, इसके अलावा वैज्ञानिक जगहों पे यूज किया जा सकता था। और इसके बाद इसका उदाहरण दिया है IBM 30। देखिए IBM ये 30 है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये इसका कंसोल है और ये तभी ये बहुत बड़ा है। और ये IBM 370 है। ये सब क्या है? इसमें जो है ये इसके उदाहरण हैं। और इसमें देखिए इसमें रैम का भी यूज होने लगा था, है ना। और ये है देखिए इंटीग्रेटेड चिप, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेटेड चिप दिया हुआ है ना। इसमें रैम का उपयोग होने लगा था क्योंकि ये जो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है वो रैम की वजह से दिख रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989 का माना गया है। इसमें मतलब कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। सेमीकंडक्टर का यूज होता था, मेमोरी भी इसमें लगाई जाती थी। PC उच्च क्षमता वाले नेटवर्क का यूज होने लगा, है ना। PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स, है ना। देखिए पहले कंप्यूटर जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते थे, फिर आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि हम लोग देख के काम कर रहे हैं माउस के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर इसकी और विशेषता क्या थी? सस्ते, उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसान, व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी मार्केट में उपलब्ध हो गया था क्योंकि ये आपके डेस्क पर आ गया।
आपके टेबल पर रखने के बराबर साइज में आ गया है कि आप इसको टेबल पर रख के आसानी से चला सकते हैं। और इसका उदाहरण है IBM PC और एप्पल सेकेंड। यहाँ पर देख लीजिए, ये IBM PC है और ये है एप्पल सेकेंड है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए जो लिखा गया है यहाँ पर VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो ये है आपका चिप VLSI। यह कंप्यूटर में यूज होने लगा था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की क्षमता और भी बढ़ गई है ना। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। बाकी इसमें सेमीकंडक्टर, मेमोरी और भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए थे, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटर और VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, है ना। और उसके बाद आएगा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर आएगा। तो इसमें रैम का उपयोग होने लगा, लैन का भी उपयोग होने लगा और वैन का भी उपयोग होने लगा था। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें MS-DOS, विंडोज और एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज देख लेते हैं। अभी इसमें बोला गया था एक पॉइंट कि यहाँ पर कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग होने लगा था, है ना। तो देखिए, पहले जो कंप्यूटर चलता था तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे चलता था, है ना। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI। देखिए यहाँ पर ये है CUI और ये है GUI। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ये है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पर तो समझिए कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड से कंप्यूटर चलता था, ये कीबोर्ड से चल जाता था। लेकिन यहाँ पर जब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होने लगा तो यहाँ पर कीबोर्ड प्लस माउस दोनों का यूज होने लगा। कीबोर्ड प्लस माउस दोनों यूज होने लगा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता था कि कैरेक्टर को टाइप करना होता था और कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देना होता था टाइप करके, तो जिसकी वजह से हम लोगों को कमांड याद रखना पड़ता था। लेकिन जब इसमें कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेज हुआ, तो ये जो है कि आपके सामने आ गया GUI, जो कि आप आजकल मोबाइल में देखते हैं। कोई ऐप ओपन करना होता है तो आप सामने से देखकर बस क्लिक कर देते हैं, वो ओपन हो जाता है ना। लेकिन पहले कंप्यूटर में ऐसा नहीं था। पहले सामने इस तरह से कुछ लिखा होता था, उसको इंस्ट्रक्शन देना होता था, लिख के टाइप करके इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो काम करता था, आपको उसका रिजल्ट देता था। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही GUI आया तो उसमें क्या होता था, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपके पूरा कंप्यूटर का एप्लीकेशन दिखने लगता है। अब क्या है कि आप माउस के एरो को लेके जाएंगे, उस पर क्लिक कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये कलरफुल हो गया। तो इसी वजह से ये CUI, इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सिर्फ क्या रहेगा, इसमें कैरेक्टर रहेगा। कैरेक्टर पे क्या होगा, टाइप करेंगे, कैरेक्टर में आपको उसका आंसर मिलेगा। और यहाँ पर ये है आपका GUI। इसमें क्या है कि माउस से आप क्लिक करेंगे तो ये कोई प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और माउस से आप सारा काम कर सकते हैं। तो GUI में कीबोर्ड से सारा काम संभव नहीं था, जिसकी वजह से माउस का भी उपयोग होने लगा था। माउस सबसे पहले जो आया था वो था लकड़ी का बना था, तो लकड़ी का माउस यूज होने लगा था। वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने पिक्चर, और यहाँ पर देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या है, सब लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उतना। और ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखिए प्रोग्राम इस तरह सामने दिखता है। तो पहले जो मोबाइल आती थी नोकिया का, जिसमें सांप दौड़ता था और उसको लोग खेलते थे, तो क्या था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण था। अब क्या है, GUI आ गया है। तो GUI में कलरफुल आपको सब कुछ दिखता है, बस उस प्रोग्राम पर जाएंगे, बटन दबा के क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। तो आजकल कोई भी देख कर ओपन कर देता है, भले ही कम पढ़ा लिखा रहेगा, लेकिन उसको देख के पढ़ लेगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम आपके सामने दिखते रहेंगे। आप उस पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। लेकिन CUI में सारे प्रोग्राम आपके सामने दिखते नहीं थे, सारा कमांड हमको याद करना पड़ता था, जिसकी वजह से CUI में इतना आसान नहीं था कंप्यूटर को चलाना। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग। अगला है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर 1989 से अब तक। इसमें यूज होने लगा क्या, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, है ना। ऑप्टिकल डिस्क, कम जगह में अधिक भंडारण क्षमता, और नोटबुक, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया का यूज होने लगा। इसमें इंटरनेट था, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा, WWW का यूज होने लगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। और ये अति छोटे, अति तीव्र और उपयोग में आसान हो गया था। भाई सारे कंप्यूटर की अपेक्षा ये छोटा हो गया, क्योंकि इसमें इतना एडवांस चीज़ें जोड़ दी गई हैं
कि अब धीरे धीरे इसमें बदलाव कर दिया गया कि अब ये कंप्यूटर छोटा रूप ले लिया। आज की डेट में छोटा सा कंप्यूटर रहेगा और आप सारा काम बड़े के बराबरी करता है ना। और उसके बाद इसका उदाहरण है IBM नोटबुक, पेंटियम, PC, सुपर कंप्यूटर, ये सब जो है आजकल का क्या है उदाहरण है। तो कंप्यूटर आजकल हम लोग लैपटॉप देखते हैं, डेस्कटॉप देखते हैं, ये सब सुपर कंप्यूटर जो हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये सब बड़े बड़े जगहों पे लगता है, वैज्ञानिक अनुसंधान या कहीं कृषि वाले क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में या फिर सरकारी विभाग में लग जाता है। ये सब ऐसे ऐसे जगहों, बड़ी बड़ी जगहों पे लगता है सुपर कंप्यूटर, है ना। सर्वर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब क्या है कि ये सब क्या है नए जनरेशन के कंप्यूटर जो अब तक चल रहे हैं और इसके भंडारण क्षमता में काफ़ी बदलाव हुआ है। अब तो आजकल टीवी में यूज होने लगा मेमोरी। तो अब यहाँ पर जो चिप यूज होने लगा अल्ट्रा लार्ज स्केल, है ना, इंटीग्रेटर, ULSI, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, पॉइंट को नोट करना है। तो ये सारी चीज़ों को हमने आज पढ़ा और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कंप्यूटर के भौतिक आकार, उसके कार्य क्षेत्र में बदलाव और उसके स्पीड या अन्य कार्यों को देखते हुए उसको क्या किया गया, उसको पीढ़ियों में बांट दिया गया है और उसी को हम लोग पीढ़ियों में इसको पढ़ते हैं। तो एक बात तो मैं बता दूं कि 5 पीढ़ी तो बुक में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी वेबसाइट पर अगर चले जाएंगे तो उसको आपको 7 पीढ़ी दिखाया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो ये बातें हमको आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।